नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं डॉक्टर एल वैष्णव और आप देख रहे हैं डिजियाना दामू न्यूज। आइए डॉक्टर, सबसे पहले प्रमुख समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेने के लिए पात्र हितग्राही पिछले 5 वर्षों से भटक रहा है दर दर। 1 करोड़ से अधिक की भुगतान की राशि को लेने के लिए बस मालिक पहुंचे संयुक्त कलेक्ट्रेट भवन। गंगा जमुना विद्यालय के छात्र छात्राएं और अभिभावक उतरे सड़कों पर, सौंपा ज्ञापन, निलंबन बहाली की मांग। जवेरा में सीएम राइज स्कूल का अवलोकन करने पहुंचे समाज सेवी और भाजपा जिला उपाध्यक्ष विनोद राय। बच्चों से किया संवाद। अतिथि शिक्षक संघ हुए लामबंद, उन्होंने मोर्चा खोला। मध्य प्रदेश सरकार के विरुद्ध पत्रकार वार्ता में लगाए अनेक आरोप। जवेरा के आनंद धाम में समाज सेवी विनोद राय और कांग्रेस नेता गोविंद तिवारी सहित अतिथियों ने किया वृक्षारोपण, दिया संदेश। और महाराजा अग्रसेन की 24वीं महाआरती का दमोह में आयोजन। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर एल वैष्णव और समाचार सुनते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेने के लिए पात्र हितग्राही दर दर भटक रहा है। क्या आपने सही सुना? ये वो पात्र हितग्राही है जिसके आधार कार्ड के ऊपर एक दूसरे व्यक्ति को आवास योजना का लाभ दे दिया गया। और ऐसा ही नहीं है कि वह उसी क्षेत्र का व्यक्ति हो जिसको लाभ दिया गया हो। पात्र हितग्राही दूसरे क्षेत्र का है और लाभ दिया गया है दूसरे क्षेत्र में। यानी दमोह नगर के अंतर्गत आने वाले पुराना थाना क्षेत्र का रहने वाला अशोक चौरसिया के नाम का ये व्यक्ति है जो पात्र है और पिछले 5 सालों से भटक रहा है। उसके आधार कार्ड पर पटेरा में एक महिला को आवास योजना का लाभ दे दिया गया। ये अशोक चौरसिया नाम का व्यक्ति बार बार जब अपनी शिकायत लेकर कार्यालय और संबंधित विभाग के अधिकारियों के पास जाता है तो उसको भगा दिया जाता है, कह दिया जाता है कि आपको योजना का लाभ दे दिया गया है। इसी संबंध में शिकायत लेकर वो दमोह सांसद तथा भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल के कार्यालय पहुंचा, जहां सांसद प्रतिनिधि नरेंद्र बजाज ने समस्या को सुना और निराकरण के लिए तत्काल ही उन्होंने अधिकारियों से चर्चा की है। लेकिन चिंता का विषय ये है और साथ में प्रश्न उपजता है कि क्या ऐसा जो हुआ है वह जानबूझकर किया गया है, लापरवाही है या भ्रष्टाचार है। अनेक प्रश्न उपज रहे हैं। प्रथम दृष्टया इसमें एक बड़ी जो भ्रष्टाचार की बू आ रही है ऐसा संदेश मिल रहा है, क्योंकि वह व्यक्ति जो दमोह नगर में पात्र है उसी के आधार कार्ड नंबर पर एक दूसरी महिला को पटेरा में योजना का लाभ दिलाया कैसे जा सकता था और दिया गया। क्या कह रहा है वो हितग्राही जो पात्र है, उससे हमने चर्चा की। क्या कहता है सुनिए। अशोक कुमार चौरसिया। कहाँ रहते हैं? पुराना थाना। आज आए हैं यहाँ पे, क्या समस्या आ गई है? समस्या ये है हमारी आवास योजना के अंतर्गत में मेरा मकान के लिए किसी ने दूसरे आधार कार्ड पर किसी दूसरे आदमी के लिए आवंटन हो गया। मेरा कुछ नहीं हुआ चाहता। आधार कार्ड कौन का था? आधार कार्ड मेरा लगा है। तो आवास योजना का लाभ किसने ले लिया? पटेरा में कोई है। पटेरा में फिर उसके बाद कोई हमारे यहाँ पर कोई बता ही नहीं रहा कि आपका काम तो ये हो गया है। कब से परेशान हैं आप? हम 5 साल में जा रहे, 4 साल। अरे कितने दिन से लगातार आप शिकायतें की आपने? लगातार हमने कोशिश की, उसके बाद भी कोई हमारा उसमें सुनाई नहीं हो रही। हमारे आधार कार्ड पर जो फ्रॉड हुआ है पूरा। आज मंत्री जी के ऑफिस में आया? मंत्री जी के ऑफिस में आया तो क्या मिला, क्या कहा? अब यहीं से देखते हैं क्या जानकारी निकलती है। शिकायत किया। प्राइवेट बस मालिक संचालक स्थानीय संयुक्त कलेक्ट्रेट भवन पहुंचे, जहां उन्होंने एक ज्ञापन सौंपा, मांग की 1 करोड़ 10 लाख से अधिक की राशि के भुगतान की। यह वह बस मालिक हैं
जिनकी बसें लगाई गई थीं शासकीय योजनाओं के अंतर्गत व्यक्तियों को, हितग्राहियों को लाने ले जाने के लिए। जिला परिवहन अधिकारी क्षितिज सोनी भी इस अवसर पर मौजूद थे। उनसे कहा गया कि भाई आप जो बसें हैं उनके संचालक हम लोग आए हुए हैं, हम लोगों का भुगतान क्यों नहीं हो रहा है। और इस संबंध में हमने चर्चा भी की, क्या है पीड़ा और क्या कहते हैं इस संबंध में जिला परिवहन अधिकारी, सुनते हैं। चले साहब बैठ गए आप लोग यहाँ आए हैं, क्या मामला है, क्यों आप लोग यहाँ पर आए हैं? जी, होता ये है कि 2016 से लगातार जनहितैषी योजनाओं के लिए मध्य प्रदेश शासन के द्वारा गाड़ियों का माननीय कलेक्टर महोदय के हस्ताक्षर के अनुसार अधिग्रहण किया जाता है और उन अधिग्रहणों के उपरांत समस्त बस ऑपरेटरों के द्वारा यात्री वाहन रैलियों के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं। उपलब्ध कराने के बाद हमारे द्वारा समस्त बिल बनाकर समस्त विभिन्न विभागों में जमा किए जाते हैं, लेकिन विभागों द्वारा 2016 से आज दिनांक तक बस ऑपरेटरों की जो भुगतान राशि है बकाया वो आज तक भुगतान नहीं की गई है। इस संबंध में हमने कल जिला परिवहन अधिकारी महोदय को अवगत कराया था। उनके द्वारा यह बताया गया, स्पष्टीकरण किया गया कि आज 4 बजे माननीय कलेक्टर महोदय आप लोगों से इस बारे में बातचीत करेंगे और आप अपना जो भी पिछला भुगतान है वो आप उसकी डिटेल्स लेके आएँ कलेक्टर साहब। यदि आपकी भुगतान का समाधान नहीं होता तो आगामी रणनीति क्या होगी आप? यदि हम लोगों का समय रहते भुगतान नहीं होता है तो जल्द से जल्द हम लोग बैठक करके इसमें आगामी जो 8 जुलाई को माननीय मुख्यमंत्री जी की रैली है उसमें हम लोग अपना हो सकता है कोई कठोर निर्णय शासन के समक्ष प्रस्तुत करें। कितना भुगतान बाकी है? 1,10,73,000 रुपया आज लगभग अनुमानतः समस्त विभाग, जिसमें महिला बाल विकास, जिला पंचायत, श्रम कल्याण विभाग, जनजाति विभाग, कृषि विभाग, ये समस्त विभाग ऐसे हैं जिनके द्वारा आज हमें लेनदारी बाकी है। इसके पूर्व में कभी आप लोगों के द्वारा मांग की गई है अपने? 2016 से आज तक लगातार, जहां तक मैं सचिव बस यूनियन दमोह समीम कुरैशी आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि लगभग 10 पत्राचार में इस तरीके के, और यहाँ तक के अभी नाथूराम गौड़ जो कि डीएम बैठे हुए हमारे यहाँ, उनके द्वारा जन सुनवाई में भी मेरे द्वारा एक पत्र अवगत कराया गया था कि भिन्न भिन्न विभागों द्वारा बस ऑपरेटरों का भुगतान बाकी है, अति शीघ्र कराया जाए, परंतु देखने में आता है कि विभाग द्वारा कोई गंभीरता नहीं दिखाई जाती। बस यूनियन वाले आप यहाँ आए हैं, क्या बात हुई है, क्या करें? बहुत सारी बसें पिछली रैलियों में लगी हैं, कुछ भुगतान पेंडिंग है जिसके लिए बजट की डिमांड वगैरह की गई है सभी विभागों से जहाँ से बसें लगी हैं। एडीएम सर के मार्गदर्शन में एक बैठक हुई है जिसमें सभी ने अपनी अपनी समस्याएं और मांगें रखी हैं। साहब ने आश्वासन दिया है कि शीघ्र ही बजट डिमांड करके या जो भी तकनीकी समस्याएं हैं उनका निराकरण करके काम कराया जाएगा। सर, बस यूनियन वालों का कहना है कि इनकी बसें हमेशा रैलियों में ले जाते हैं और उसके बाद इसका भुगतान नहीं किया जाता है। एक्चुअली होता है कि एडवांस पेमेंट जो आता है वो हो जाता है, उसके बाद जब बस ऑपरेटर्स लॉगबुक वगैरह प्रस्तुत करते हैं फाइनल बिल में बैलेंस अमाउंट के लिए कभी कभी बजट लगता है, कभी बजट की डिमांड की जाती है। जैसी परिस्थिति होती है उस अनुसार कार्रवाई संबंधित जिला करता है, हम लोग उसको फॉलो अप करते हैं। सर, बस यूनियन का ये भी कहना है कि अन्य जो वो रहती हैं व्यवस्थाएं, उनका भुगतान पहले कर दिया जाता है, लेकिन बस यूनियन के जो सदस्य हैं उनकी बसों का जो किराया है उसका भुगतान नहीं किया जाता है। थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप है। जो भी बजट आता है समेकित सभी प्रकार की व्यवस्थाएं होती हैं, सभी में उपयुक्त भुगतान होता है और जो बैलेंस बचता है ऊपर से बजट मांग के वो भी करते हैं। सर, बस थोड़ा समय लग जाता है क्योंकि बजट आना ऊपर से आता है, चूँकि तो उसमें अपने हाथ में नहीं होता, लेकिन भुगतान हो जाता है। सर, ये वाला भुगतान कब तक हो जाएगा? हम लोग इस पर कार्रवाई चालू है, उसको और आगे बढ़ाते हैं, त्वरित गति से कार्रवाई होगी और आशा करते हैं कि चुनाव के पहले भुगतान सभी हो जाएगा। सर, अभी 8 तारीख को मुख्यमंत्री को आना है, उसमें भी बसें मांगी जा रही हैं, तो क्या उसके पहले हो जाएगा? कोशिश करते हैं, साहब से चर्चा हुई है, उस पर आगे कार्रवाई की जा रही है, उसके पहले हो जाए तो और अच्छी बात रहेगी। और अगर भुगतान नहीं हुआ तो इन लोग बस देने को तैयार हैं क्या?
सभी लोग बस देने को तैयार हैं। पूरे प्रदेश में सबसे अच्छे बस ऑपरेटर दमोह में ही। बहुचर्चित मामला गंगा जमुना का आज सामने आया था। पूरे देश भर में गंगा जमुना विद्यालय चर्चित हो गया था। हिजाब का मामला को लेकर ये मामला सामने आया था और फिर क्या था, आनंद फानन में गंगा जमुना विद्यालय के जो पंजीयन है उसका निलंबन कर दिया गया था। निलंबन अभी भी जारी है। लंबा अरसा बीत गया। 1200 से अधिक यहाँ पे छात्र छात्राएं अध्ययनरत थे। अब इनके भविष्य पर तलवार लटकी हुई है। यद्यपि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा संबंधित विभाग के द्वारा एक वैकल्पिक व्यवस्था की गई है, छात्र छात्राओं का जीवन बर्बाद ना हो, और इसके लिए उन्होंने अन्य विद्यालय प्रारंभ में ये व्यवस्था प्रारंभ कर दी है। लेकिन जो गंगा जमुना विद्यालय के छात्र छात्राएं हैं वह चाहते हैं हम वहीं पढ़ें, और इसके लिए उन्होंने एक रैली निकाली। वह सांसद कार्यालय भी गए, वह DEO कार्यालय भी गए, वह विधायक के कार्यालय भी गए, और फिर उन्होंने नारे भी लगाए, अपनी बात भी रखी। पहले देखते हैं किस प्रकार इन्होंने इस योजना पर एक वक्तव्य दिया है, अपनी बात रखी है। स्कूल की स्टूडेंट हूँ और हम यहाँ पे प्रोटेस्ट के लिए हैं, अपने स्कूल के लिए, अपने जितने भी बच्चे अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। किस लिए लड़ रहे हैं? उनका भविष्य खतरे में है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये कोई उनका है? बेटी बचाओ, आज बेटी के भविष्य में बुलडोजर चलवा रहे हैं। अब इसका क्या है? मामा जी ने कहा था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज वही बुलडोजर चलवा रहे हैं। यही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है। अब पहले सरकार वार्निंग दे रही थी बच्चों को, स्कूल को, सबको, लेकिन अब बच्चे वार्निंग दे रहे 2 दिन के अंदर अगर स्कूल नहीं खुली तो हम लोग स्कूल के बाहर और बच्चों को अगर कुछ होता है तो उसके जिम्मेदार सरकार। सर, पहले हम लोग DOS ऑफिस गए हैं, फिर माननीय प्रहलाद पटेल जी के पास गए थे, फिर हम यहाँ कांग्रेस के भवन में आए हैं। हम अपनी बात रखने आए कि हमारे स्कूल में ऐसा कुछ नहीं होता था, हमें अच्छी पढ़ाई दी जाती थी। हम 90% से ऊपर अपने मार्क्स लेके आते थे, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराते थे। जो मिडिल क्लास बच्चे हैं वो कहाँ जाएंगे? अच्छे बच्चों का तो कहीं भी एडमिशन हो जाएगा। और हमें जो फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं वो इतनी गंदी है। जैसे हमारे स्कूल में से अच्छी फैसिलिटी थी, अच्छे टीचर थे, अच्छे एक्सप्लेनेशन देते थे। हमें हमारे स्कूल वापस चाहिए, और अगर 2 दिन के अंदर हमारा स्कूल वापस नहीं किया गया तो स्कूल के बाहर हम प्रोटेस्ट करेंगे, और हमें कुछ हुआ तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ सरकार होगी। गंगा जमुना विद्यालय जो है वह लगातार पिछले 2 माह से विवादों में है। हिजाब के बाद यहाँ पर अनेक अन्य प्रकार के आरोप लगे थे, जो धर्मांतरण का मामला है, और फिर कुछ अन्य मामले भी सामने आए थे जिसको लेकर निलंबन कर दिया गया था मान्यता को। अब सरकार की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को लेकर जो अभिभावक हैं, छात्र छात्राएं निरंतर प्रश्न चिन्ह अंकित कर रहे हैं। जानकार मानते हैं और बताते हैं कि सरकार को एक अन्य योजना पर कार्य करना चाहिए। बिल्डिंग में अपनी समिति को गठित कर दे, सरकारी किसी अधिकारी की वहां पर नियुक्ति कर दे, छात्र छात्राओं को वहीं पढ़ने दे, और फिर उसमें निगरानी अपनी स्वयं की रखे। भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार का जो सिलेबस है वह वहाँ पढ़ाया जाए, और फिर सारी स्थिति वैसी हो
जो शासकीय योजनाओं में शासकीय विद्यालय की होती है उसी तरीके से उसी नियम के तहत इसका संचालन हो। छात्र छात्राएं यहीं पर अगर अध्ययन करते हैं तो निश्चित रूप से जो समस्या सामने आ रही है उस समस्या का समाधान किया जा सकता है, ऐसा जानकार बताते हैं। और ऐसा जो है स्थिति सामने आ सकती है अगर सही ढंग से प्रयास किया जाए तो। समाज सेवी और साथ में भारतीय जनता पार्टी के जिले के उपाध्यक्ष जवेरा जनपद अध्यक्ष के प्रतिनिधि विनोद राय पहुंचे सीएम राइज विद्यालय, जहां उन्होंने छात्र छात्राओं से संवाद किया। उन्होंने स्थिति का अवलोकन किया। पढ़ाई अच्छी चल रही है? हाँ, जैसे कि घर में जाकर के बताना कि आज विनोद राय जी आए थे, क्या बोलोगे? तो क्या है जनपद अध्यक्ष की प्रतिनिधि है, इनकी श्रीमती जी जनपद अध्यक्ष है, क्या बताओगे? कौन आए थे? जनपद अध्यक्ष आए। हाँ, विनोद राय जी आए थे। नाम अच्छे से आप बंद को आई जरूरत नहीं है आपकी, सब यहाँ थे। बेटा जगह मिलता हूँ, यह सच है कि आज भी सुबह सुबह अच्छा, जातून कितने लोग जानते हैं? जातून जानते हो? हाँ, ये सब एक्सप्लेन करवाया करेंगे तो प्रश्न तो समझा। क्या होती है जातून, बताओ क्या काम करते उससे, किस काम में आती है? ब्रश करने में। कौन कौन से अपन पेड़ की जातून करते हैं? और हाँ, बिही की भी कर लेते हैं। कितने लोगों को मालूम था ये बात? अभी सबको ज्ञात हो गई। अब दातुन क्या होती है? एक पतली सी लकड़ी रहती है हरी, जो नई अपन तोड़ते हैं और अपन उसकी कुची बनाते हैं ब्रश जैसे, और उससे अपन दांत साफ करते हैं। अब तो हालांकि ये परंपरा से बहुत हटती जा रही है ये चीज। अतिथि शिक्षक सरकार पर दबाव बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया, उसमें उन्होंने अपनी पीड़ा भी व्यक्त की और भविष्य की योजना पर भी जानकारी दी। उनका कहना था कि सरकार ने सबकी सुनी है, हमारी भी सुने। चंद्रशेखर राय अतिथि शिक्षक संघ के अध्यक्ष हैं और
वह अपनी पीड़ा बता रहे हैं, किस प्रकार उनकी आगे की योजना है और क्या है याचना। जैसा कि आप सभी को विदित है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने कुछ दिन पहले रोजगार सहायकों को नियमितीकरण किया है, उनका वेतनमान दोगुना किया है। तो हम 15 वर्षों से शासकीय स्कूलों में सेवाएं दे रहे हैं। हम संपूर्ण अहर्ताएँ रखते हैं। जैसा कि 2018 में एक आदेश निकला था अतिथि शिक्षकों के संबंध में कि ये अहर्ताएँ अगर रखें तो इनको सरकार नियमित कर सकती है। उस समय तत्कालीन शिक्षा मंत्री अर्चना चिटनेस जी ने भी एक आदेश किया था 2014 में कि अगर अतिथि शिक्षक अहर्ताएँ रखें, जैसे पात्रता परीक्षा पास, B.Ed, D.Ed, अनुभव, तो ये सभी अहर्ताएँ हम रख रहे हैं। जैसे आपने गुरुजियों को 3-3 बार परीक्षाएँ लेके नियमित किया था, तो वैसा हम चाहते हैं कि हम मध्य प्रदेश के 70,000 अतिथि शिक्षक चाहते हैं कि हमारी भी आप जो नियमितीकरण की मांग है, माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय जी से निवेदन है कि वो हमें भी इसी तरह नियमित करें, हमारा भी भविष्य सुरक्षित करें। हमारे भी बच्चे हैं, हम स्कूल में सभी के बच्चों को शिक्षा देते हैं, ईमानदारी से अपना कार्य करते हैं और प्रदेश का रिजल्ट जो अभी नंबर 1 आया है दमोह का, हम लोग पूरी मेहनत के साथ कार्य करते हैं। और साथ ही मैं देश के चौथे स्तंभ मीडिया से कहना चाहता हूं कि आप भी हमारी बात प्रदेश स्तर पे रखें, न्यूज़ चैनल पे निकलवाएं, ताकि हम लोग का भविष्य सुरक्षित हो। हम आप लोगों के बच्चों का भविष्य भी सुरक्षित करते हैं। दमोह जिले में कितने होंगे आपके जो अतिथि शिक्षक लगभग? दमोह जिले में 2500 की संख्या में अतिथि शिक्षक कार्यरत हैं। जब आपकी नियुक्ति हुई थी तब से लेके अभी तक वेतनमान की क्या स्थिति है? वेतन आपको जो मानदेय मिलता होगा कितना, क्या है? जब हम लोग की नियुक्ति हुई थी उस समय वर्ग 1 का 4500, वर्ग 2 का 2500, वर्ग 3 का 2000 रुपये मिलता है। वर्तमान स्थिति क्या है? वर्तमान में अभी वर्ग 1 को 9000 रुपये सैलरी दी जाती है, वर्ग 2 को 7000, वर्ग 3 को 5000। आप ही बताइए, इतने कम वेतनमान में हम अपना परिवार पालते हैं, संभव नहीं है। हम लोग जाते हैं, पेट्रोल किराया सब लगता है, तो इसी को देखते हुए हम लोग भी अपना परिवार पालना चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि हम नियमित हों। नियमितीकरण का मांग कर रहे हैं आप, और जिस प्रकार के रोजगार सहायकों की बात आई कि उनका मानदेय बढ़ा दिया गया है, अगर मानदेय बढ़ाने की बात आती है तो क्या होगा? मानदेय बढ़ाने हम लोग चाहते हैं कि हमें पदस्थाई किया जाए। क्या है कि प्रतिवर्ष हम लोग को 8 माह का सेवा काल रहता है, 2-3 माह के लिए हम लोग को निकाल दिया जाता है। हम दर की ठोकरें खाते हैं, फिर नए सत्र में हम लोग ऐसे स्कूल भागते आवेदन करते फिरते हैं। ये समस्या हम लोग को हर वर्ष उठानी पड़ती है। हम लोग चाहते हैं कि अन्य राज्यों की तरह हमारा पदस्थाई किया जाए, 12 माह का सेवा काल। कि आज आपने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अभी ये प्रदेश स्तर पे चलेगा कि सिर्फ जिले भर में आप लोग कर रहे हैं? प्रदेश स्तर पे चलेगा। प्रदेश स्तर पे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, इसके बाद हम प्रदेश स्तर का कार्यक्रम तय करेंगे। दमोह से ही अब प्रदेश स्तर का कार्यक्रम तय किया जाए। क्या कार्यक्रम हो, क्या करेंगे? धरना, आंदोलन, प्रदर्शन, भूख हड़ताल? हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, साथ ही भूख हड़ताल करेंगे। जी, अभी आपका ये सिर्फ चेतावनी है? ये हम लोग की मामा जी को चेतावनी समझे या निवेदन समझे, क्योंकि यशस्वी मुख्यमंत्री आप सभी को दे रहे हैं, तो हम लोग भी आप ही के लगाए हुए कर्मचारी हैं। इतने कम वेतन में हम अपना परिवार पाल रहे हैं, तो आप मुख्यमंत्री महोदय जी से निवेदन है कि हम लोग को भी नियमित करें, क्योंकि हम लोग प्रदेश में 70,000 की संख्या में हैं। 70,000 अतिथि शिक्षक, उनके परिवार की वोट, मतलब कुल मिला के 3-4 लाख वोट को हम प्रभावित कर सकते हैं। मतलब अब आपकी चेतावनी भी हो गई जी कि अगर मान लो मांग नहीं मांगी तो हम लोग, कमलनाथ जी का कहना है पहली कैबिनेट में हम नियमित करेंगे, तो जो हमें फ़ायदा देगा, हम लोग का भविष्य सुरक्षित करेगा, हम उसका ऑफर करेंगे। कमलनाथ ने बहुत वादे पहले भी किए थे, पर वो वादे पूरे नहीं हुए थे। क्या मानते कि ये वादा पूरा होगा? ये वादा हम इसलिए मानते हैं क्योंकि हम लोगों ने वचन पत्र में शामिल करने के लिए माननीय कमलनाथ जी से बात की कि आप जो हमारी मांग है वचन पत्र में शामिल करिए। वचन पत्र तो उन्होंने पहले भी दिए थे कई चीज़ों के, लेकिन वो पूरे नहीं हुए थे। ये हमारा प्रदेश स्तर का जो संगठन है, प्रदेश स्तर के लोग, हम लोग बैठ के उनसे बातचीत करेंगे। यानी सीधे सीधे संपर्क आपका कांग्रेस के लोगों से है? नहीं, हमारा कांग्रेस पृष्ठभूमि से संबंध ही तो रखते हैं।
नहीं, ये संघ हम लोग शिक्षक संगठन से, हम लोग अभी वर्तमान में सरकार से मांग कर रहे हैं कि जब विपक्ष ही साथ दे। आप लोगों को डेलीगेशन सीएम से जाकर मिला जिसने इस विषय को रखा? जी रखा है। तो उन्होंने मना कर दिया, तब आप मजबूर हुए, क्या ऐसा कोई है? उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी द्वारा बार बार कहा जाता आप लोग के विषय में रूपरेखा तैयार की जा रही है। ये लगभग 1 साल से उनका कहना है कि रूपरेखा तैयार की जा रही है। तो हम लोग अब समय हम लोग के पास बहुत कम है, क्योंकि बहुत से लोग ओवरेज भी हो चुके हैं। जब आपने बताया कि 4,500 रुपये से प्रारंभ हुआ था वेतन, वर्तमान में 9,000 है, तो जब दूना हो गया कि नहीं हुआ? जी। क्या कहेंगे? 15 साल में दूना हुआ है। तो आप भी बताइए कि 9,000 में महंगाई का गुणांक जो बनता है प्रति 20 वर्ष में 100 की स्थिति आती है। आती है? जी बिल्कुल आती है, क्योंकि आप देखिए महंगाई इतनी चरम सीमा पे है, ना सब्जी ले पा रहे हम लोग, ना तेल ले पा रहे, ना साबुन। बच्चों को हम अपने बच्चों को भी अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहे, पढ़ा नहीं पा रहे। 9,000 में हम परिवार कैसे चलाएंगे? तो हमारी यही मांग कि हमारा पद स्थायी किया जाए, 12 माह का सेवा काल। वेतन तो नियमित प्रति माह नहीं, अभी वेतन हम लोग की जनवरी से वेतन हम लोग की नहीं आई। जुलाई लग गया, जनवरी से हम लोग को वेतन नहीं दिया गया। अब क्या मानते हैं कारण कहाँ है? प्रशासनिक, राजनीतिक, शासन का, प्रशासन का कहाँ दोष मानते हैं? प्रशासन से हम लोग का जो वेतन बिल सब कंप्लीट है, पोर्टल पे डला हुआ है। प्रशासन से बात करते तो बताते हैं कि अभी सरकार लाडली बहना में जो पैसे इन्वेस्ट करे, इस वजह से हम लोग को जानकारी मिलती है, इस वजह से आपकी वेतन नहीं आ रही। जी, ये किसने कहा आपसे कि लाडली बहना के कारण ऐसा हुआ? शिक्षा विभाग से हमें सूचना। किसने दिया सूचना आपको? जिला शिक्षा अधिकारी नहीं, शिक्षा विभाग से जो हमारे पदस्थ बाबू हैं। किसने नाम बताओ उसका? ये नाम तो नहीं, अगर ये आरोप आ रहा है कि लाडली बहना के कारण आपका वेतन रोका गया है, तो वो क्लियर होना चाहिए। अब नहीं, ऐसा सुनने में हम लोग आता है कि अभी आपने सीधे अभी आपने कहा शिक्षा विभाग से हमें पता चला है। बताइए ना आप हमें कहा। व्यक्तिगत चला पत्र के माध्यम से व्यक्तिगत नहीं, जो हमारे संगठन के लोग हैं वो हम लोग सूचना, मतलब सभी अपने अपने। अभी तो आपने बताया कि हमें बताया। आप एक जिम्मेदारी के साथ बोलिए कि किस विभाग के अधिकारी ने कहा है कि सरकार लाडली बहना में पैसा डाल रही, इसलिए आप लोगों को तनख्वाह नहीं दी जा रही। ये किस व्यक्ति ने कहा है? प्रशासन किसी व्यक्ति से हमें ये जानकारी नहीं दी गई। ये हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो जी, और आप अपनी बात पे पलट रहे हो बार बार उल्टी ये बयान जाएगा तो FIR की स्थिति बन जाती है। और बताओ किसने कहा है ऐसा नैरेटिव मत फैलाइए। जी, बताइए किसने कहा? नहीं, प्रशासनिक अधिकारी किसी के द्वारा नहीं कहा गया हमसे। नहीं कहा गया जी, पर ये आकलन है हम लोगों का कि भैया आपका स्वयं का अंदाजा है जी कि इस वजह से हम लोगों को वेतन नहीं मिल रहा है। ऐसी तो बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, ऐसा चल रहा है जी। प्रधानमंत्री आवास उसके पहले भी वेतन रुक के आता रहा ना आप लोगों को। पहले हम लोग का भाई साहब समय से वेतन होता था, इस बार जनवरी से वेतन नहीं हुआ। पहली बार हुआ? पहली बार यानी वेतन में विराम लगा। 4 महीने का विराम पहली बार ये लगा हम लोगों को। आपको क्या लगता है सरकार आपकी मांग मानेगी? बिल्कुल, जिस तरह उन्होंने रोजगार सहायकों के लिए दिया है, तो हम लोग भी चाहते हैं आप हमारी भी महापंचायत बुलाएं अतिथि शिक्षकों की। हम लोग भी आपके लिए समर्पित, आप हमारा नियमितीकरण की 12 माह का सेवा काल लीजिए, हम आपके साथ। प्रकृति का संतुलन बनाए रखने के लिए वृक्ष आवश्यक है और इसी के लिए वृक्षों का महत्व बताया गया है। वृक्षारोपण की एक परंपरा है। ये वर्षा काल में इसकी गति बढ़ जाती है। मध्य प्रदेश के जवेरा क्षेत्र में आनंद धाम में वृक्षारोपण किया गया। यहाँ पर विनोद राय जो कि जनपद अध्यक्ष के प्रतिनिधि हैं, वह भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष हैं, वह पहुंचे विनोद राय। उनके साथ में यहाँ पर कांग्रेस के नेता गोविंद तिवारी और आनंद धाम के महंत के साथ में अन्य अतिथि उपस्थित थे। इन्होंने सबने मिलकर वृक्षारोपण किया और एक संदेश दिया प्रकृति के संरक्षण और संवर्धन का। संगठन को बने हुए और इसी संगठन के तीसरे वर्ष की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज 5S वाटिका में
आज वृक्षारोपण किया जा रहा है, जिसमें हमारे जनपद अध्यक्ष हमारे विनोद राय जी और हमारे कांग्रेस कमेटी के और आपके क्षेत्र के ऊपर अध्यक्ष जिला के और सभी हमारे नाम तो मैं परिचित नहीं हूँ, लेकिन सभी संगठन के सहयोग लोगों को मैं बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद, क्योंकि हर जीव को कम से कम अपने जीवन काल में एक वृक्ष लगाना चाहिए, क्योंकि एक वृक्ष 10 पुत्र समाना। जैसे हमें वंश चलाने के लिए पुत्र की आवश्यकता होती है, इसको इसलिए ठीक इसी प्रकार वंश को सुरक्षित रखने के लिए वंश तो चल जाएगा, लेकिन यदि ऑक्सीजन नहीं होगा, अभी आपने देखा था कोरोना काल में व्यक्ति दवा मिली है फिर भी मर गए। क्यों मरे? कि उनके पास में ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं थी। तो भारत में 2 ही चीज़ें ऐसी हैं जो ऑक्सीजन हमें दे रही है, एक तो वृक्ष और दूसरी गाय। तो हर व्यक्ति को अपने जीवन काल में कम से कम 2 से 4 वृक्ष लगाना चाहिए और एक गौ माता की सेवा करना चाहिए, क्योंकि हमारा वंश तभी सुरक्षित है जब तक गाय और वृक्ष सुरक्षित हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, हर जीव को इस संगठन के माध्यम से एक दिशा निर्देश लेना चाहिए कि जैसे इन लोगों ने 5 वाटिका में वृक्षारोपण किया है, ऐसे हमें भी अपने घर में, अपने ज़मीन में, अपने खेत में कम से कम प्रतिवर्ष 1 वृक्ष लगाएं और अपने परिवार को, अपने वंश को सुरक्षित करें। जय श्री राम। जय श्री काली माई की जय, शंकर भगवान की जय, हर हर महादेव। महाराजा अग्रसेन की 24वीं महाआरती का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में अग्रवाल समाज के, अग्रसेन समाज के व्यक्ति, महिला, पुरुष और बच्चे उपस्थित थे। श्री महाराजा जी की हंस मर्यादा जी की आरत श्री महाराजा जी की हम सब चरणन में सिर नावे, मुख सो गावे, अग्रसेन प्रभु आजा जी की आरत श्री महाराजा जी की। मित्रों, ये थे अब तक के प्रमुख समाचार। हम कल फिर मिलेंगे आपसे एक नए समाचारों के साथ। देखते रहिए डीजियाना दमोह न्यूज। नमस्कार।